हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लगभग 150 प्रश्न डिज़ाइन किए हुए हैं आपके टेट 2021 एग्ज़ाम के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिहाज से, हमारी समझ से, और आपके साथ मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आज आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक जिस मुकाम पे या जिस मोड़ पे हूँ, जो मेरा रियलाइजेशन है, मेरा मानना यह है कि दुनिया को आप बहुत ज़्यादा कह के नहीं बल्कि खुद को प्रूव करके दिखाइए तो दुनिया आपको मानती है। कहना बड़ा आसान होता है, हम किसी से भी बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं या अगले की नज़रों में हम बहुत अच्छे हैं, बट जब हम कोई चीज़ करके दिखा देते हैं तो शायद हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं आप लोगों को क्या कहूँ, आप लोग भली भांति परिचित हैं और ख़ुद के बारे में आप जानते हैं। मेरा यही मानना है कि दुनिया के बारे में ना सोच के हम खुद के बारे में जानें तो शायद हम दुनिया को जीत सकते हैं। दुनिया को जीतने के लिए हमें सबसे पहले खुद को जीतने की ज़रूरत होती है। और आज बहुत सारी बातें मैं आपसे करना नहीं चाहता हूँ, बट यही कहना चाहता हूँ बस कि खुद पे भरोसा रखिए। आपकी भरोसा ही सब कुछ है। भरोसे के बिना इस दुनिया में शायद कुछ भी मुमकिन नहीं है। खुद पे भरोसा है तो खुदा आपके पास है, खुदा भी आपके साथ है। और अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो शायद आप भी खुद के साथ नहीं हैं, खुदा की तो बात छोड़ दीजिए। मैंने एक मूवी का जिक्र करना चाहता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। मांझी द माउंटेन मैन, मैंने उसे आज के कई साल पहले देखा था। जब मैंने उसे देखा था, उस मूवी का लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो उस मूवी का सार बताता है कि दशरथ मांझी जी के ऊपर ये मूवी बनी, जो लोग देखे होंगे। उनसे पूछा गया कि दशरथ जी, आपने पहाड़ को कैसे तोड़ दिया, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात ये कही थी कि किसी भी काम को करने के लिए कभी भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। इट्स रियल। जब हम खुद पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो पूरी कायनात हमारा साथ देती है। सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, उसे पूरा करने के लिए हमें कई रातें जागनी पड़ती हैं। कई बार थक जाते हैं, हार जाते हैं, मुश्किलें, परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं। लेकिन जो इंसान टूटता नहीं विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किलों में, हालातों से घबराता नहीं, एक कदम और एक कदम और एक कदम और कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला रखता है, खुद को संभालता है, वो इंसान शायद खुद को प्रूव कर पाता है और दुनिया को एक नया रास्ता दे पाता है, अपनी एक नई पहचान बना पाता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों को मेरी आदतें पता है, मैं बहुत सारी बातें करता हूँ आपसे मोटिवेशन की, बट आज मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बस एक बहुत महान शायर हुई है जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी दो पंक्तियाँ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। मतलब हमारी खामोशी भी बहुत कुछ बोलती है। जो दुनिया को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। तो हमें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को प्रूफ कर दीजिए, पूरी दुनिया आपको सुनेगी, पूरी दुनिया आपको समझेगी। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं फिर से वही बार बार कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ आपसे। सीधे हम प्रश्नों पर आते हैं और
अभी वक्त जो है 10:35 हो चुके हैं रात्रि के, और आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है हमारा नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। एक एक चैप्टर्स को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और बीच में हमारी आपकी बातें होती रहेंगी। नंबर सिस्टम का पहला प्रश्न है मेरा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को लेकर। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग रियल नंबर्स को पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा आपको रियल नंबर पे ले चलता हूँ। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं जिन संख्याओं का वर्ग करने पर अगर परिणाम शून्य या धनात्मक प्राप्त हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इस दुनिया की कोई भी संख्या वास्तविक तभी होगी जब उसका वर्ग करें या तो धन में आए या तो शून्य आए, अदरवाइज वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि 2 का स्क्वायर किया जाए तो +4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर किया जाए तो +4 ही आएगा, 0 का स्क्वायर किया जाए तो 0 आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अंडर रूट में -2 का स्क्वायर करिए तो यू नो कि किसी भी अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो सिर्फ अंडर रूट हट जाता है, यहाँ से वैल्यू जो बाहर आएगी -2 आएगी। मीन्स ये जो रूट में -2 है ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग करने पर परिणाम ऋणात्मक आ रहा है। वास्तविक संख्या कौन सी है? 2 है, -2 है, 0 है। कहीं ना कहीं अंडर रूट 2 के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा तो बाहर कौन सी संख्या आई? 2 आई, 2 धन में आई। तो जिन संख्याओं का वर्ग करने पर परिणाम शून्य आए या धनात्मक आए वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और जिन संख्याओं का वर्ग करने पर परिणाम ऋणात्मक में आए वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, तो ये तो थी वास्तविक संख्याओं की कहानी की वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। वास्तविक संख्याएं किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं? तो आप कहेंगे वास्तविक संख्याएं कैपिटल R से प्रदर्शित की जाती हैं। वास्तविक संख्याएं कैपिटल R से प्रदर्शित की जाती हैं। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो वास्तविक संख्याएं -अनंत से बड़ी होती हैं और +अनंत से छोटी होती हैं। वास्तविक संख्याओं की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे वास्तविक संख्याएं अनंत हैं। हमें कैसे पता चला वास्तविक संख्याएं अनंत हैं? थोड़ा सा मैं नंबर लाइन पे आपको ले चलता हूँ। यहाँ से 2020 में टेट ने पहला प्रश्न अपना पूछा था। देखिए दोस्तों, ये नंबर लाइन जो है, संख्या रेखा जो है, इसका रियल का नाम बिंदु पथ है। बिंदुओं से बना हुआ एक पथ है, मतलब यहाँ पर बिंदुएं हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, बिंदुओं से बना एक पथ है और प्रत्येक पॉइंट पे, प्रत्येक बिंदु पे एक निश्चित संख्या है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ इस संख्या रेखा पर कितने बिंदु हैं, आप कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स, अनंत बिंदु हैं, और हर बिंदु पर एक संख्या है। अनंत बिंदु कैसे हैं? क्योंकि पॉइंट्स का कोई जो है आकार नहीं होता। अगर एक सुई की नोक को आप करोड़ों अरबों भाग में बांट दीजिए तो उससे भी छोटा आकार होता है बिंदु का। तो बिंदु का कोई एरिया नहीं होता, बिंदु का कोई आकार नहीं होता, बिंदु का कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो इस संख्या रेखा पर कितने बिंदु हैं? तो आप कहेंगे अनंत बिंदु हैं। हर बिंदु पर एक संख्या है, एक निश्चित संख्या है। तो संख्याएं कितनी होंगी? तो अनंत संख्याएं होंगी। आपसे 2020 टेट ने प्रश्न ये किया था कि किसी संख्या रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है, तो उसमें ऑप्शन था 0, 1, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? अनंत। किसी संख्या रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? तो अनंत बिंदु होते हैं। तो बताइए, अगर हर बिंदु पर एक निश्चित संख्या है तो वास्तविक संख्याएं कितनी हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे अनंत संख्याएं हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक संख्या के 2 भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट रेशनल, जिसे आप परिमेय कहते हैं, और सेकंड इरेशनल, जिसे आप अपरिमेय कहते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां हर शून्य ना हो। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में ना व्यक्त किया जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, पूर्णांक और भिन्न।
परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांकों को तीन भागों में बांटा गया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटेजर्स। पूर्णांकों के तीन भाग होते हैं, ऋणात्मक, निगेटिव, धनात्मक, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, शून्य। पूर्णांकों के तीन भाग होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य। इन तीनों ही पूर्णांकों को दो भागों में बांटा जाता है, सम और विषम। मतलब इन वास्तविक संख्याओं में जितने भी पूर्णांक होंगे, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या शून्य हो, उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। कौन सा? सम और विषम। तो अब मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं, जैसे मैंने कहा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसके पहले -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इस तरह से कम घटती हुई संख्याएं। संख्या रेखा पर ये जो पूर्णांक हैं किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो आप कहेंगे एक अगर सम है तो उसका अगला विषम, फिर सम, एक विषम। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि शून्य क्या है, सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है? तो आप जानते हैं कि दो तो सम है, एक क्या है, विषम है। तो इस हिसाब से शून्य क्या हुआ, सम, -1 क्या हुआ, विषम, -2 क्या हुआ, सम, -3 क्या हुआ, विषम। तो इस तरह से जो निगेटिव संख्याएं होती हैं वो भी सम और विषम होती हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि सम और विषम संख्याएं सिर्फ धनात्मक ही होती हैं, नहीं। सम और विषम संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, शून्य भी होती हैं। ओके, तो -2 क्या है, सम संख्या है। शून्य कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 2 कौन सी है, सम संख्या है। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाए कि धनात्मक, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है, तो वो 2 है। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि माइनस में होती है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो ये भी नहीं बताया जा सकता। हाँ, प्रथम धनात्मक सम क्या है, तो वो 2 है। ओके, शून्य कौन सी संख्या है, तो सम संख्या है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सम और विषम पूर्णांक हो गए। इसके आगे मैं नहीं बना रहा हूँ इसको। अच्छा, इसको मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के तो दो भाग हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय कैसे हो सकती है? नहीं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें अपरिमेय भी हैं। फिर कहेगा सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती, ये भी बात गलत है। अगर फिर कहे सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, गलत है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, गलत हैं, क्योंकि इनके भी दो भाग हैं। सभी पूर्णांक धनात्मक होते हैं, गलत है। सभी पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं, गलत है। मतलब ऊपर से सारी वैल्यू नीचे को अगर कहे तो गलत है, बट अगर नीचे से ऊपर को कहे तो क्या है, सत्य है। जैसे प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। ओके, तो मैंने इसको इसीलिए बनाया था कि आप इसको जाने कि ऊपर से नीचे अगर प्रत्येक कहेगा तो असत्य है। हाँ, अगर ऐसा कहे कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो बिल्कुल ये सत्य है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो ये भी बात क्या है, सत्य है। लेकिन जब कहे प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी, तो ये बात क्या है, असत्य है। ओके, तो इसे मैं डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ। फिर देखिएगा, हम आपसे कुछ और छोटी छोटी बातें करना चाहते हैं परिमेय और अपरिमेय की। परिमेय और अपरिमेय की एक छोटी बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो क्या होगा। फिर एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए तो क्या होगा। फिर नेक्स्ट मैंने कहा दो अपरिमेय संख्याएं हैं,
इनको आपस में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो क्या होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ये है, मैं परिमेय संख्याओं को अमृत लिखता हूँ और अपरिमेय संख्याओं को जहर लिखता हूँ। ओके, परिमेय संख्या को अमृत मानता हूँ, अपरिमेय संख्या को जहर मानता हूँ। तो आप जानते हैं कि परिमेय में परिमेय को मिलाना है, मतलब अमृत में अमृत को मिलाना है, तो क्या होगा, अमृत ही होगा। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए तो सदैव क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ओके, लेकिन परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ, मतलब अमृत को जहर के साथ मिला रहे हैं। तो भैया चाहे अमृत में जहर को मिलाइए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, आप किसी भी तरीके से उनको मिलाएंगे तो जहर ही मिलेगा, मतलब आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। कभी भी परिमेय और अपरिमेय को एक साथ रख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, कर रहे हैं तो अपरिमेय ही मिलेगा। इसके पहले यहाँ ये मैंने कहा अपरिमेय और अपरिमेय को मिलाइए। अपरिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ये कैसे भाई, जैसे मैंने कहा अपरिमेय और अपरिमेय जहर दोनों ही जहर को मिलाया जा रहा है। जैसे आपको कोई सर्प, किसी व्यक्ति को सर्प ने डस लिया, तो उस सर्प के विष को हटाने के लिए सर्प के जहर से बना इंजेक्शन ही उसे लगाया जाता है, एंटीडोज। तो सर्प का विष से बना हुआ इंजेक्शन सर्प के विष को कैंसिल आउट कर देता है, मतलब गणित की भाषा में कैंसिल आउट, और वैसे उसको ख़त्म कर देता है। तो वो आदमी जिंदा हो गया, मतलब उसको अमृत मिला तो जिंदा हो गया। मेरे कहने का मतलब अपरिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ा जाएगा तो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती है। अपरिमेय भी हो सकता है किसी को इंजेक्शन लगाइए वो मर जाए तो उसके लिए तो जहर, और किसी को इंजेक्शन लगाइए वो जिंदा हो जाए तो उसके लिए अमृत। मतलब अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए या भाग करिए, अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। इसको मैं एग्जाम्पल से भी लिख के प्रूव करता हूँ। जैसे देखिए, आपने कहा √2 और √2 को जोड़िए आप, तो 2√2 ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैंने कहा √2 और √2 को जोड़िए, तो -√2 प्लस √2 कट गया, 0 आया। और 0 कौन सी संख्या है, 0 एक पूर्णांक है और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये तो देखिए अपरिमेय आया और ये क्या आ गया, परिमेय आ गया। फिर मैंने कहा √2 और √2 का गुणा करिए। किसी भी √2 का गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं किसी √रूट का, तो √रूट हट जाता है। अब 2 आया, 2 कौन सी संख्या है, परिमेय। तो अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो आपको कहीं परिमेय दिखेगा, कहीं अपरिमेय दिखेगा। तीनों बातों को एक बार फिर से समझते हैं। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय, सदैव परिमेय आएगा। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो सदैव क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते थे, इसके आगे अब हम उन 150 प्रश्नों की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए हमने डिज़ाइन किया है। उन्हें आप लोग शिद्दत से पढ़ेंगे। आज अभी 2 दिन शेष हैं हमारी परीक्षा में, टेट के। आज कितनी तारीख है, आज 25। हाँ, आज 25 तारीख है, तो 28 को आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास केवल 2 दिन बाकी हैं पढ़ने के लिए। उन 150 प्रश्नों को आपके लिए हमने जो डिज़ाइन किया है, उसका पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न ये है, 7 पाई डिवाइडेड बाई 22, 7 पाई बटा 22 है, कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी दोनों, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। आपने बताना है कि ये कौन सी संख्या है। 7 पाई बाई 22 ये कौन सी संख्या है। तो देखिए,
कुछ लोग ऐसा इसको समझेंगे कि 7/22 और पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, तो 7 1 जा 7, 22 1 जा 22, 1 1 जा 1 आया। एक पूर्णांक है और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो इसलिए कौन सी संख्या हो गई? परिमेय। बट ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जो पाई होती है आप इसको लिखते हैं 22/7, जबकि ये गलत है। पाई इज नियर अबाउट टू 22/7 होती है। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती है। पाई अपरिमेय है और 22/7 क्या है? परिमेय है। अगर ये दोनों बराबर होते तो एक क्यों अपरिमेय होता और दूसरा परिमेय होता? तो ये जस्ट इक्वल नहीं होते, ये एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। मैं आपको एक और चीज़ डिस्कस कर देता हूँ इस प्रश्न पे कि ये संख्या रेखा नहीं है, बिंदु पथ है। अगर किसी भी बिंदु पर एक परिमेय संख्या है तो उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे अपरिमेय संख्या होती है, उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे परिमेय, उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे अपरिमेय। मतलब संख्या रेखा पर जो संख्याएं बढ़ती हैं वो एक परिमेय और एक अपरिमेय के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पॉइंट पे पाई है तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे 22/7 होता है। तो अगर पाई अपरिमेय है तो उसके अगले पॉइंट पे 22/7 है, तो वो परिमेय होगा। तो ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 ही स्वयं है ही नहीं, वो तो लिखा जाता है, वो माना जाता है ऐसा है। जब परिमेय और अपरिमेय की बात हो जाएगी तो कतई भी हम इसको पाई को 22/7 नहीं रख सकते, है ना। इसलिए आपसे कहा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, ऐसा कई बार पूछा भी गया है। तो पाई अपरिमेय संख्या है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 होती तो 22/7 पूर्णांक बटा पूर्णांक, वो तो परिमेय है, तो पाई भी परिमेय होता। तो प्यारे बच्चों, ये पाई जो है ये 22/7 होता नहीं, माना जाता है। तो किसी भी परिमेय, देखिए 7/22 परिमेय है और पाई अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा करिए, भाग करिए, जोड़िए, घटाइए, अमृत में जहर को मिलाएंगे तो जहर ही होगा। मतलब ये कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या है। ओके, ये कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? तो ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने कहा कि प्रत्येक परिमेय, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि प्रत्येक परिमेय बराबर पूर्णांक संख्या। तो बताइए क्या ये कथन सही है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक कैसे हो सकती है? भाई परिमेय संख्या मान लीजिए 22/7 को ही ले लीजिए, तो ये पूर्णांक थोड़ी ना हो जाएगा। 22 में 7 का भाग दीजिए, 7 तियां 21, 22 हो गई नहीं, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती ना। ये कथन क्या है? हमारा असत्य है। दूसरा कथन हमारा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती परिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्याओं में आधी परिमेय है, आधी अपरिमेय है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। ये भी कथन असत्य है। सी ऑप्शन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। यस, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या से ही पैदा हुई है, तो अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक हैं। तो इन्होंने कहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। यही कथन क्या है? सत्य है। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, ये भी बात गलत है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, यही कथन आपका सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये मैंने पूछा है, सबसे छोटा ऋणेत्तर पूर्णांक है। सबसे छोटा ऋणेत्तर पूर्णांक कौन सा ऋणेत्तर पूर्णांक? सबसे छोटा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ऋणेत्तर पूर्णांक होता क्या है।
ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन निगेटिव नंबर्स। नॉन निगेटिव, कई चीजें हिंदी में समझना बड़ी कठिन होती हैं। नॉन निगेटिव ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है कि ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, ऋणात्मक को छोड़कर, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी हैं ले लीजिए। तो बताइए कितनी प्रकार की संख्याएं हैं हमारी मैथमेटिक्स में। तो आप कहते हैं निगेटिव हैं, शून्य है और पॉजिटिव है, धनात्मक हैं। इन निगेटिव को छोड़ दीजिए, तो बताइए आपके पास कौन सी संख्याएं मिलेंगी। शून्य मिलेगा और पॉजिटिव मिलेंगी। तो बताइए सबसे छोटा ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है भाई। निगेटिव को छोड़कर जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा मिलेगा। ऑप्शन मैंने लिखा है 1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। नन ऑफ दीज, क्योंकि सबसे छोटा ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है, शून्य है। तो इसमें शून्य नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, आपसे शून्येतर संख्याएं होती हैं। शून्येतर संख्या होती है, शून्येतर संख्या है, कौन सी संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए इन्होंने लिखा धनात्मक, पॉजिटिव। ऑप्शन बी आपने लिखा निगेटिव। ऑप्शन सी इन्होंने लिखा दोनों। एंड ऑप्शन डी इन्होंने लिखा नन ऑफ दीज। बताइए शून्येतर संख्या क्या होती है। जिस तरह ऋणोत्तर संख्या का मतलब निगेटिव को छोड़कर, ऋणात्मक को छोड़कर, सेम एज शून्येतर का मतलब है कि शून्य को छोड़ दीजिए, बाकी सबको ले लीजिए। अच्छा, संख्या कितनी प्रकार की होती है, नेगेटिव, शून्य और पॉजिटिव। तो अगर आपने शून्य को छोड़ दिया तो कौन कौन सी संख्याएं बचेंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ये दोनों ही शून्येतर संख्याएं हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन। जिन लोगों के पास ये प्रश्न नहीं है, मैं बताना भूल गया, तो 2 चैनल पे मैंने 150 प्रश्न लिख के भेजे हैं। वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेलीग्राम पे एक चैनल है मैथ्स विथ विजय, मैथ्स विथ विजय, ये चैनल नहीं है, ये ग्रुप है। और दूसरा जो चैनल है स्कॉलर्स एकेडमी मैथमेटिक्स, स्कॉलर्स एकेडमी मैथमेटिक्स। आप यहाँ से इन प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, ये सारे प्रश्न वहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, कुछ कथन हैं, उन पे विचार करना है। पहला कथन यह है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होगा। देखिए 2 अपरिमेय संख्याएं हैं और इनका योग सदैव अपरिमेय होगा। बताइए, अभी मैंने आपको समझाया था कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि सदैव अपरिमेय होगा, मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। सेकंड स्टेटमेंट, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है। यस, अपरिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया। सदैव नहीं होगा लेकिन हो सकता है, हो तो सकता ही है ना। तो ये कथन क्या है आपका, दूसरा सत्य है। तीसरा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय, तीसरा कथन है परिमेय और अपरिमेय, अमृत और जहर मिलाया जाएगा तो सदैव जहर, सदैव अपरिमेय होगा, बिल्कुल ये कथन भी सत्य है। चौथा कथन है 2 परिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदैव परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या का योग और अंतर सदैव परिमेय संख्या होगी। यस, अमृत में अमृत को जोड़िए, घटाइए, अमृत ही रहेगा। तीसरा भी कथन सही है। अब इसमें विकल्प कहा गया था कौन कौन सा सही है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें डी ऑप्शन आप जाएंगे, डी ऑप्शन में लिखा गया दूसरा, तीसरा और चौथा। तो डी ऑप्शन ही सही है आपका, जिसमें लिखा गया था दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बातें करते हैं।
इसमें है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पूर्ववर्ती का मतलब एक कम और अनुवर्ती का मतलब एक ज़्यादा। जैसे मैं कहूँ कि 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो पूर्ववर्ती का मतलब एक कम, अनुवर्ती का मतलब एक अधिक। तो प्रश्न हमारा है 19 के पूर्ववर्ती की अनुसंख्या, 19 के पूर्ववर्ती की अनुवर्ती। 19 का पूर्ववर्ती का अनुवर्ती आपको बताना। देखिए 19 का पूर्ववर्ती कैसे आएगा, -1 करने पर आएगा, का पूर्ववर्ती -1 करने पर आएगा, का अनुवर्ती +1 करने पर आएगा। तो -1 + 1 कट गया, 19 में 1 घटाइए कितना आया, 18। 19 का पूर्ववर्ती 18, 18 का पूर्ववर्ती 17, 17 का अनुवर्ती कितना, 18। तो आपका आंसर क्या आया, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इकाई के अंक से है। इकाई का अंक आपसे ज़रूर पूछा जाता है। 1997 क्वेश्चन नंबर 7 है। 1997 की पावर 1997 इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने का मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी इस तरह की संख्याएं हों और इसी तरह के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में हैं, हमें किसी भी परीक्षा में सबसे बड़ी बात ये समझनी चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ना कि हम ट्रेडिशनल की तरफ भागते जाएं कि पहले कैसा पूछा जाता था। नहीं, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, झारखंड टेट, बिहार टेट, इन सब में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस ट्रेंड को हमें समझना होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों को हम कैसे शार्ट आउट करते हैं, कैसे हल करते हैं। प्यारे बच्चों, जब आपसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो हमें इस आधार में सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है 7 से, और इस पावर में आखिरी के 2 अंक से मतलब होता है, बाकी और किसी भी अंक से लेना देना नहीं है। आखिरी के 2 अंक से मतलब होता है, मतलब हमारी सवाल बन गई 7 की पावर 97। इस 97 में 4 का भाग दीजिए, आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 1 9, 1 के आगे 7 17, 4 चौके 16, 1 बचा हुआ है। हमें यही देखना होता है कि रिमाइंडर हमारा शेष कितना बचा, तो 1 बचा। जो शेष बचा हुआ है 4 से भाग देने पर वही इसकी घात लिखा जाता है। तो 7 की घात लिखेंगे 1, और 7 की घात 1 का मतलब 7, मतलब इकाई का अंक कितना आया, 7 आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है 2003 की पावर 3002 माइनस 6789 की पावर 233। इसमें पूछ रहे हैं इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हमें 3 की पावर किससे मतलब है, 02 से। 3 की पावर 02 का मतलब 2 ही हुआ। 9 की पावर 33 में 4 का भाग दीजिए, 4 8 32, शेष कितना आया, 1 आया। ये 3 की पावर 2 तो 9 ही बन गया, इसमें 4 का भाग देंगे तो शेष 2 ही आएगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दीजिए तो छोटी संख्या ही शेष आती है। 3 की पावर 2 9 हो गया। 9 की पावर क्या लिखा जाएगा, 4 से भाग देने पर 1 शेष आया, तो 9 की पावर 1 मतलब 9। 9 में 9 गया, कितना हो गया, 0। यहाँ इकाई का अंक क्या बन गया आपका, 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया इस कॉन्सेप्ट में। जैसे मान लीजिए कभी ऐसी सवाल हो, मैंने कहा 222 की घाते 4488, इसमें मैंने कहा इकाई का अंक बताइए, तो आप कहेंगे इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, बचे हुए 2 अंक में 4 का भाग दीजिए तो पूरा कट गया ना। पूरा कट गया तो शेष कितना आया, 0। तो क्या अब 2 की घात 0 लिखा जाएगा, नहीं। प्यारे बच्चों, जब शेष 0 आ जाए तो 0 नहीं लिखते बल्कि 4 लिखते हैं, क्योंकि ऐसा जितना भी अंक है
जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी अंक हैं 9 अंक हमारे पास, उनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। उनकी पावर 4 करने पर जो वैल्यू मिल रही है इकाई के अंक में वही वैल्यू मिलेगी 8 करने पर। उनकी घात 12 करेंगे तो वही इकाई का अंक मिलेगा, उनकी घात 16 करेंगे तो वही इकाई का अंक मिलेगा। मतलब हर 4 घात के बाद इकाई का अंक सेम मिलता है। इसलिए जीरो जब आता है शेष तो जीरो नहीं लिखते, 4 लिखते हैं। मतलब 2 की घात क्या लिखा जाएगा, 4। 2 की घात 4 का मतलब 16, और 16 में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6। जब भी शेष जीरो मिले, पूरा कट जाए, तो वहाँ पे घात क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करते हैं। शेषफल से आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। शेषफल से भी प्रश्न आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते रहे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक और रिमाइंडर, दोनों से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। शेषफल का पहला प्रश्न है 118 की घात 118 में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। ठीक है, तो 118 की घात 118 में 13 से भाग देना है हमें। चलिए भाग देते हैं। इसमें 13 से भाग देना है, तो प्यारे बच्चों 13 से जब इसमें भाग देंगे तो इस आधार में भाग देना है, ना कि घात में। 13 का पहाड़ा पढ़िए 118 में, तो आप कहेंगे 13 9 117, 13 9 117। अगर 118 में आपने 13 का पहाड़ा पढ़ा, 13 9 117, कितना शेष आया, 1। तो यहाँ जो एक शेष बचा, इसी एक की घात 118 लिखा जाएगा। हमारा जो शेष आएगा प्यारे बच्चों, 1 की घात 118 आएगा। और 1 का चाहे जितनी बार गुणा करिए, वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है। तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा, 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने कहा 13 9 117, 1 बचा, पावर 118 है, तो 1 की घात 118, वैल्यू कितना आया, 1 आया। क्वेश्चन नंबर ये 9 था आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 4 की घात 96 में 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 0, ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए, आपको ये सवाल तो हल ही नहीं करनी है कि 4 की घात 96 में 6 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 4 की पावर कुछ भी हो, n हो, मान लीजिए 1 2 3 4 100 200 1000 500 लाख करोड़, चाहे जो भी हो, 4 की घात कुछ भी हो, अगर उसमें 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर सदैव 4 आएगा। इसको याद कर लीजिए। 4 की घात कुछ भी हो, उसमें आप 6 का भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो शेषफल सदैव 4 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। 4 की घात कुछ भी हो, उसमें आप 6 का भाग देंगे तो शेषफल आपका सदैव 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप एक बार यहाँ वीडियो देखने के बाद आप एक बार फिर से प्रश्नों को हल करिएगा। टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन भेजे गए वहाँ से यही सेम प्रश्न हैं, आप उनको एक बार फिर से हल कीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 6 की पावर 120, 6 की घात 120 में 8 का भाग दीजिए तो शेषफल क्या आएगा, ये प्रश्न है। ऑप्शन है 0, 4, 6 और 7। ये 4 ऑप्शन हमने दिए थे, तो इसमें बताइए क्या आंसर होगा। 6 की घात 120 में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। प्यारे बच्चों, क्या 2 से 6 कटेगा, यस। क्या 8 2 से कटेगा, यस। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। बहुत सारा नियम लोग पढ़ा देते हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, क्या ये 2 का घात 3 है, मतलब 8 को अगर 3 बार काटा जाए 2 से तो ये पूरी तरह कट जाएगा। तो क्या 6 हमारे पास 3 बार नहीं है, 6 तो हमारे पास 120 बार है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ
6 गुणे 6 गुणे 6, 6 को मैंने 3 बार लिखा, अब 6 को 117 बार और लिख दीजिए। नीचे 8 लिख दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। सब कट गया ना, 8 से मैंने भाग दिया, पूरा कट गया ना। अब आप कहेंगे ये कहाँ ही ना कट, अरे भैया कट तो गया, 8 से मैंने भाग दिया, कट गया। जब पूरा कट ही गया तो शेषफल कितना आया? 0। जब सब कुछ कट गया, शेष का अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या, ये अरे ये भागफल है, ये शेषफल थोड़ी ना है। शेषफल तो 118 में 13 का पहाड़ा पढ़ते तो 13 9 117 एक बचा था। इसमें तो सब कट गया ना, नीचे से मैंने काटा, नीचे वाला ही पूरा कट गया और ऊपर भी कट गया, तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। ये प्रश्न समझ में आया आप लोगों के? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 2857 और इसमें 29 से भाग देना है और पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा। ऑप्शन है 7, 8, 14 एंड 15। 7, 8, 14 और 15 बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोचेंगे कि 28, 29 का तो 7 में भाग ही नहीं जाएगा, 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो शेष तो 7 ही आ जाएगा। 7 तो बहुत बार है, कितनी बार इसका गुणा किया जाएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये 7 और ये 29 दोनों कौन सी संख्याएं हैं? दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। दोनों अभाज्य संख्याओं, अगर दो अभाज्य संख्याएं हों तो उनका महत्तम तो सदैव 1 होगा, और जिनका महत्तम 1 होता है उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये अंश और ये हर, ये दोनों सह अभाज्य हों तो हम इस हर का टोशेंट निकालते हैं। टोशेंट क्या होता है? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी 29 एक अभाज्य संख्या है। जब ये अभाज्य संख्या है तो 29 का साइक्लिसिटी क्या होगा? 29 का टोशेंट क्या होगा? किसी भी अभाज्य संख्या का टोशेंट, किसी भी अभाज्य संख्या का साइक्लिसिटी 1 कम होता है। मतलब 29 का टोशेंट क्या होगा? 28। ये टोशेंट, ये साइक्लिसिटी क्यों निकाला जाता है? मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको साइक्लिसिटी और टोशेंट नहीं बताऊंगा पूरा 10-15 मिनट, नहीं। अभी आप ऐसे ही बस समझिए, 29 का साइक्लिसिटी क्या होगा? 28। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 29 का टोशेंट क्या हुआ? 28। ये क्यों निकाला जाता है? पावर को छोटा करने के लिए, घात को छोटा करने के लिए। अब इस 28 से इस पावर में भाग दिया जाएगा। चलिए भाग दीजिए, कितना था? 2857। इसमें 28 का भाग दीजिए, टोशेंट से भाग दीजिए। 28 एकन्नम 28, 28 दूनी 56, शेष कितना आया? 1 आया। 28 एकन्नम 28, 28 दूनी 56, 1 बचा ना, शेष 1 आया। हमारी सवाल क्या बन गई? 7 की घाते जो शेष बचा 1, और भाग कितने से देना है? 29। 7 की घाते 1 का मतलब 7, 7 में 29 का भाग दीजिए तो शेष कितना आएगा? 7 आएगा। किसी भी छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वही छोटी संख्या ही शेष बन जाती है। तो आपको ये पता चल गया कि टोशेंट क्यों निकाला जाता है। क्यों? पावर को छोटा करने के लिए। टोशेंट, अगर कोई भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, तो उसका टोशेंट क्या होगा? 1 कम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। इसका आंसर क्या आया? 7। पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। क्वेश्चन नंबर 13 की बातें हम करते हैं। ये इकाई का अंक फिर से एक क्वेश्चन मैंने लिखा है।
आपको वीडियो एक बार में ना समझ में आए, सॉरी कोई क्वेश्चन, तो आप उसको फिर से बैक करके देखिए, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए मुझे टेलीग्राम पे, उस क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 192 की पावर 8456। इन्होंने कहा इकाई का अंक क्या होगा, तो इससे हमें मतलब है नहीं, इससे हमें मतलब है नहीं, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना 2 की पावर 56। इसमें हम 4 से भाग देंगे, ये पूरा कट जाएगा, 14 चौके 56, तो रिमाइंडर हमारा क्या बना 0। 0 लिखा जाएगा नहीं, क्या लिखा जाएगा 4। तो हमारी सवाल बन गई 2 की घाते 4। 2 की घाते 4 का मतलब 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आएगा 6। शायद इसकी मैंने इस कॉन्सेप्ट का मैंने डिस्कशन भी किया था कि जब 0 आए शेष तो वहाँ पे 4 लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आपका था 7806। 7806 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है स्थानीय मान बदलता है, जातीय मान नहीं बदलता है ना। कोई पांडे जी हैं तो वो पांडे जी ही रहेंगे, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, वो पांडे जी ही रहेंगे। बट पांडे जी जो है अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन मान लीजिए यहाँ प्रतापगढ़ में उनका हुआ था, उनकी जॉब लगी थी और वो अच्छा पढ़ा रहे थे, है ना। वो ख़राब पढ़ाने लगे, उनको अमेरिका भेज दिया गया, तो या किसी और जगह भेज दिया गया। तो बताओ स्थान का है, आपको प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर इलाहाबाद ऐसा ट्रांसफ़र तो किया जा सकता है ना, आपका स्थान बदला जा सकता है, लेकिन आपका जो कास्ट है, आपकी जो जाति है वो नहीं बदला जाता। अच्छा, मैं जो है एज ए मैथ की बात कर रहा हूँ, आजकल तो सब कुछ बदलता है। तो 786 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान होता है कि प्लेस वैल्यू किस पोजीशन पे है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा 7 गुणे 1000 होगा, मतलब 7000 होगा। लेकिन इसका जो फेस वैल्यू होता है, इसका जो जाति मान होता है, ये 7 चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, 7 का जाति मान 7 ही होगा। तो 7 का यहाँ स्थानीय मान 1000 के प्लेस पे था तो 7000 हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7000 हुआ, और इसका जो जाति मान है वो 7 है। तो इन्होंने कहा दोनों का अंतर बताइए। 7000 में 7 को घटाइए तो 6993, ये आपका आंसर आया। आपका डी ऑप्शन इसमें सही है, 6993। मैं जाति मान, इसमें क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपसे जाति मान का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसे आप ऐसे ही समझ लें। जैसे मैं आपसे कहता कि 70.543 में 3 का स्थानीय मान बताइए, 3 का स्थानीय मान बताइए, तो आप कहेंगे दशमलव के बाद है ये तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, दशमलव, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0 और 3। 3 का स्थानीय मान क्या हुआ 0.003, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 का बटा इकाई, यहाँ एक अंक से दशमलव हटाने के लिए 10 से, 2 अंक हटाने के लिए 100 से, 3 अंक हटाने के लिए 1000, तो 3 बटा क्या हुआ 1000। 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3 बटा 1000 या 0.003 होगा। ओके, तो पॉइंट वाली संख्याओं का स्थानीय मान ऐसे ज्ञात किया जाता है। अगर मैं इसमें भी कहता कि 3 का जाति मान क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 3 का जाति मान 3 ही होगा, वो दशमलव के इधर रहे या इधर रहे, जातीय मान उसका कभी नहीं बदलेगा, चाहे पावर में लिखा हो, बटा में लिखा हो, दशमलव में लिखा हो या पूर्णांक में लिखा हो, किसी भी अंक का जातीय मान कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो क्यों, कौन, उसका स्थानीय मान, उसका प्लेस वैल्यू बदलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि किसी संख्या में 121 से भाग देने पर जो शेष आता है, किसी संख्या में 121 से भाग देने पर जो शेष आता है वो 25 है। तो उसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। सवाल क्या है
किसी संख्या में 121 से भाग देने पर शेष 25 आता है, उसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेष क्या होगा? आप बताइए, क्या इस 11 से 121 कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। इस 11 से अगर ये 121 कट रहा है तो शेष क्या आएगा? आप कहेंगे शेष में 11 से भाग दे दीजिए, 25 में 11 का भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, शेष कितना आया? 3 आया। 11 से इस शेष में भाग दीजिए, 11 दूनी 22, कितना बच रहा है? 3। तो आपका शेष कितना होगा? 3। कब? जब ये 121 11 से कट रहा हो तब। अगर ये 121 11 से कट रहा है तो शेष जो 25 आ रहा है अब कितना आएगा? इसी 11 से इसमें भाग दीजिए, 11 दूनी 22, कितना शेष आया? 3। बताइए, इसी कॉन्सेप्ट पे किसी संख्या में 115 से भाग देने पर, 105 से भाग देने पर शेष हमारा सपोज दैट 20 आ रहा है। तो मैंने कहा इसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा? बताइए। तो क्या 15 से 105 कट रहा है? यस बिल्कुल कट रहा है, 15 सत्ते 105। तो शेष क्या होगा? 15 से 20 में भाग दीजिए, 15 एक अन्नम 15, कितना शेष बचेगा? 5 बचेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 9 तथा गुणनफल 18 है, उनके व्युत्क्रमों का। यस, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है इस टाइप का। तो इसका 2 टाइप का प्रश्न बनता है, दोनों टाइप हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, दोनों टाइप का प्रश्न दोनों में है। दो संख्याओं का योगफल 9 तथा गुणनफल 18 है। मैं आपको सीधा सूत्र बताता हूं क्योंकि कम समय में हमें बहुत सारा प्रश्न करना है। देखिए, अगर संख्याओं का योग दिया है और संख्याओं का गुणनफल दिया है, मान लीजिए दो संख्याएं x और y हैं तो उनका योगफल x प्लस y हुआ, गुणनफल उनका x गुणे y होगा। अगर उनके व्युत्क्रमों का योग आपसे कहता है, तो अगर संख्याएं हमारी x और y थी तो उनका योगफल x प्लस y, उनका गुणनफल x गुणे y। व्युत्क्रम क्या होते हैं? उल्टा, 1/x, y का उल्टा 1/y, इनका योगफल। आप बताइए x और y का लघुत्तम क्या होगा? x y होगा। x से भाग दीजिए, x कटा y आया, y 1 जा y, प्लस y से भाग दीजिए, y कटा x आया, x 1 जा x। तो x धन y बटा x y। व्युत्क्रमों का योगफल क्या आया? उनका योगफल बटा उनका गुणनफल। किन्हीं भी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या हुआ? उनका योगफल बटा उनका गुणनफल। इसी तरह उनके व्युत्क्रमों का अंतर भी अगर ज्ञात किया जाता है, व्युत्क्रमों का जब अंतर ज्ञात किया जाता है तो आंसर आएगा आपका उनका अंतर बटा उनका गुणनफल। व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनका योग बटा उनका गुणनफल। तो मेरे पास 2 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। उसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। मैंने कहा दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः ये और ये हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है योगफल, दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनका गुणनफल 18 है। तो कह रहे हैं कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग। तो प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? योग बटा गुणनफल। योग कितना? 9, गुणनफल कितना? 18। इसको कैंसिल आउट करिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 एक अन्नम 9, 9 दूनी 18। आंसर क्या है? 1/2। कौन सा ऑप्शन? आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इन्होंने कहा दो संख्याओं का अंतर 2 है और गुणनफल 35 है। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? अंतर बटा गुणनफल 35, 2/5। इतना ही आसान है ये।
तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है इसमें, 2/35। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये आपसे 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 इस टाइप का प्रश्न, योग और अंतर से भी प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो भिन्नों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 18, दो भिन्नों का गुणनफल 7/15 और उनका भागफल है 35/27। तो कह रहे हैं बड़ी भिन्न क्या होगी? दो भिन्नों का मल्टीप्लाई दिया है, गुणनफल दिया है और भागफल दिया है। कह रहे हैं बड़ी भिन्न क्या होगी? तो बड़ी भिन्न का मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। बड़ी भिन्न का सूत्र होता है अंडर रूट में दोनों भिन्नों का गुणनफल गुणे दोनों भिन्नों का भागफल। इसको आप लोग याद करके रखिए, इस सूत्र के साथ एग्जाम में जाइएगा। बड़ी भिन्न का मान क्या होता है? अंडर रूट में दोनों का गुणनफल गुणे भागफल। तो गुणनफल कितना दिया है? 7/15। उनका भागफल कितना दिया है? 35/27। इसको कैंसिल आउट करिए, 5 तियाँ 15, 5 7 35। प्यारे बच्चों, अंडर रूट के अंदर अगर किसी संख्या का 2 बार गुणा है तो वो संख्या 25 बार आती है, 1 बार बाहर आती है। 7 और 7 का गुणा है तो 7 कितने आ गया? 1 बार बाहर। 27 और 3 81 होता है ना, 27 तियाँ 81 होता है। 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 9। तो आपकी बड़ी भिन्न क्या हुई? 7/9। आपका क्वेश्चन नंबर 18 में बी ऑप्शन सही है, 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ी भिन्न बराबर सूत्र क्या है? अंडर रूट में भिन्नों का गुणनफल गुणे उनका भागफल। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में कह रहे हैं 3/5 में 3/5 में क्या जोड़ा जाए? 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 14/15 हो जाए? योगफल 14/15 हो जाए। प्रश्न था 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 14/15 हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस क्या का मान क्या होगा? 14/15। ये 3/5 इधर धन में है, उधर ले जाइए, -3/5। यस। तो 15 और 5 का लघुत्तम कितना होगा? 15। 15 एक अन्नम 15, 1 से 14 में गुणा करिए 14, -5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, 14 में 9 घटाइए 5, 5/15। 5 एक अन्नम 5, 5 तिहाई 15। तो क्या जोड़ा जाएगा बताइए? 1/3। क्या का मान कितना आया? 1/3। ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं भिन्न 2/5, 5/8, 8/9, 1/2 का आरोही क्रम। इसका हमें आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम ना। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम हमें लिखना है। इसमें हम कैसे जानेंगे कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो प्यारे बच्चों, एक सबसे आसान तरीका है कि सबको ना दशमलव में बदल लीजिए, बस इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। 2 में 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 0.4 आएगा। 5 चौके 20, दशमलव लगाइए, 20 हो गया, 5 चौके 20। इसमें 5 में 8 का पहाड़ा पढ़िए, दशमलव लगाइए, 50। 8 छंग 48, 2 50, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। 8 में 9 का पहाड़ा पढ़िए, दशमलव बढ़ाइए, 80 हो गया। 9 8 72, बस जाने दीजिए। 1 में 2 का भाग दीजिए, दशमलव 2 पंचे 10। अब बताइए सबसे छोटी भिन्न क्या है? ये 0.4। इससे बड़ी क्या है? 0.5। इससे बड़ा क्या है? 0.6। इससे बड़ा क्या है? 0.8। तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। तो सबसे छोटा लिखिए 2/5। इसके बाद क्या आएगा? ये 1/2। इसके बाद क्या आएगा? ये 5/8।
इसके बाद सबसे बड़ा आएगा 8/9। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। 2/5, 1/2, 5/8 और 8/9। क्वेश्चन नंबर 20 में बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बातें करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत प्यारा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न इस बार आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में इन्होंने कहा, 21 में किसी भिन्न का अंश 15% और हर 25% बढ़ा देने पर। तो देखिए यहाँ अंश और हर में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ हमें अंश भी मानना पड़ेगा, हर भी मानना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि भिन्न है आपकी x/y, इसी भिन्न का मान हमें लास्ट में इन्होंने पूछा है। पूरा प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। किसी भिन्न का अंश 15% और हर 25% बढ़ा देने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। मूल भिन्न होगी। तो मूल भिन्न हमने क्या मान लिया? x/y। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/y में क्या करना है? इन्होंने कहा अंश का मान 15% बढ़ाइए। तो प्यारे बच्चों, चाहे कोई छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हो, वो स्वयं का 100% होती है। ओके, तो ये x ना स्वयं का 100% है, इसका मान 15% बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 115%। y भी 100% है स्वयं में, इसका मान 25% बढ़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 125%। स्वयं का 125% हो गया। और ऐसा कर देने से भिन्न का मान कितना हो जाता है? इन्होंने कहा ऐसा करने से भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ओके, हमें किसका मान चाहिए? मूल भिन्न कह रहे हैं क्या होगी? x/y का मान चाहिए। तो 4/5 गुणे, इधर 115 से गुणा है तो इधर 115 से भाग हो जाएगा, इधर 125 से भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा 125 से। परसेंटेज काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ऊपर कितना आया? 5 और 4 का गुणा 20 और नीचे बचा 23। तो हमारी मूल भिन्न क्या है? 20/23। आपका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 20/23। बात समझ में आई? ये x 100% होता है, कोई भी संख्या 100% होता है स्वयं का, उसका 15% बढ़ाना है तो 100 से बढ़ के 115% हो जाएगी। यहाँ y भी 100% है, इसको 25% बढ़ाएंगे तो ये गुणे 125% हो जाएगी। और ऐसा करने से ये कितने के बराबर हो गया? 4/5 के बराबर हो गया। x/y का वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, ये मूल भिन्न पूछ रहे हैं। 115 से गुणा था, नीचे गया, 125 से भाग था, ऊपर गया, गुणा हो गया। इसको शार्ट आउट हमने किया, आंसर है 20/23। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। ओके, किसी भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। देखिए प्यारे बच्चों, जो हर है वो किसके बराबर है? 2 गुना अंश। अंश के 2 गुने से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, मैंने शॉर्टकट में लिखा। यदि अंश में 2 जोड़ दें, देखिए इन्होंने कहा अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगी? ये 2 स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, पहला ये, दूसरा ये। पहला इन्होंने क्या कहा था? किसी भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। दूसरा, अंश में 2 जोड़ दें, हर में 2 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। बताइए भिन्न क्या होगी? तो ऐसी सवालों को हम ऑप्शन से बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ऑप्शन ए है 7/11, ऑप्शन बी है 3/7, ऑप्शन सी है 1/3 एंड ऑप्शन डी इज 2/5। चलिए, पहला, ये ऊपर वाला अंश होता है, ये नीचे वाला हर होता है। तो इन्होंने क्या कहा था? किसी भिन्न का हर, हर मतलब ये नीचे, हर अंश के 2 गुने, 7 का 2 गुना करिए 14 से 1 ज़्यादा, 14 से 1 ज़्यादा कितना? 15, ये 15 है, ये नहीं मतलब है, गलत। इसका 2 गुना, अंश का 2 गुना करिए 6,
3 दूनी 6, 6 से 1 ज़्यादा करिए 7, हाँ ये तो है। 1 दूनी 2, 2 से 1 ज़्यादा करिए 3, हाँ ये भी है। 2 दूनी 4, 4 से 1 ज़्यादा करिए 5, ये भी है। मतलब या तो बी सही होगा, या तो सी सही होगा, या तो डी सही होगा। लेकिन दूसरा जो सेटिस्फाई कर देगा वो सही हो जाएगा। तो दूसरा इन्होंने कहा अंश में 2 जोड़िए। चलिए भैया अंश में 2 जोड़िए और हर में 2 घटाइए, हर में 2 घटाइए, तो भिन्न का मान 1 होना चाहिए। देखिए हो रहा है 3 2 5, 7 में 2 घटाइए 5, 5 से 5 कट गया कितना 1। यस यही सही है, अब आगे मत चेक करिए। अंश में 2 जोड़िए, जोड़ा, हर में 2 घटाइए 7, 3 में 2 जोड़िए 5, 7 में 2 घटाइए 5, 5 एक अन्नम 5, भिन्न का मान 1 हो जाता है, 1 हो गया। मतलब बी ऑप्शन आपका सही है, 3/7। तो ऑप्शन भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पानी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए प्यारे बच्चों, 3 सही 1/4 में कुल कितने 1/8 होंगे? कुछ नहीं, गर्म होगा ना थोड़ा सा, हाँ ठंडा हो गया। 3 सही 1/4 में कुल कितने 1/8 होंगे, ये आपका प्रश्न है। देखिए तो सबसे पहले इसको हम ये देखते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 20 रुपये में 5 रुपया का कितना सिक्का होगा, तो कैसे आएगा? 20 में 5 से भाग देंगे, 4 सिक्का बना, 5 का 4 सिक्का होगा तो 20 रुपये हो जाएगा। मैं कहूँ 100 रुपये में 20 रुपये की कितनी नोट होंगी, तो आप कहेंगे 20 से भाग दीजिए, 20 पंचे 100, हाँ 5 नोट होगा तो 100 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा इसमें ये कितना होगा, तो इसमें इतने से भाग देंगे ना, तो ये क्या है 4 तियाँ 12, 1 13/4। इसमें कितने से भाग देंगे 1/8 से। हम जानते हैं पहला गुणे चौथा 13 गुणे 8 बटा बीच का दूसरा गुणे तीसरे का गुणा 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26। आंसर कितना आया 26 टाइम, 26 बार होगा 1/8। कितना होगा 26 बार 1/8 होगा, किसमें? इसमें। तो आपका ऑप्शन बी सही है, इसमें 23 में ऑप्शन बी सही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है 7 सही 1/2 में कितने शतांश होंगे? कितने शतांश होंगे? अच्छा, दशांश का मतलब जैसे दशानन, 10 हैं जिसके सिर्फ, है ना, दशानन। तो ऐसे ही ना दशांश है, दशांश का मतलब क्या होता है? दशांश, दशांश का मतलब 1/10, सॉरी 1/10। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब 1/4। ऐसे ही शतांश, शतांश का मतलब 1/100। तो शतांश का मतलब क्या है 1/100। यहाँ शतांश की जगह क्या लिखा जा सकता है 1/100, मतलब इसमें कितने 1/100 होंगे। ओके, तो 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़िए 15, 15/2 में कितने शतांश होंगे, तो कितने से भाग दिया जाएगा 1/100 से। पहला गुणे चौथा 15 गुणे 100 बटा बीच के पदों का गुणा दूसरा और तीसरे का गुणा 2 एकन्नम 2, 2 से काटिए 50, 15 पचे 75, 1 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 था ये। 24 में कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है, 750। चौथे में बी ऑप्शन आपका सही है। ज़्यादा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 चलें। शतांश का मतलब समझ में आया? शतांश का मतलब 1/100 होता है, दशांश का मतलब 1/10 होता है। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे एक बड़ा प्यारा सा ऐसे प्रश्न पूछूं कि 2 में कितने दशांश होंगे? कितने दशांश होंगे? ये शीट में नहीं, मैंने ऐसे पूछा।
तो आप कहेंगे 2 में हम कितने से भाग देंगे, 1/10 से। अब आप कहेंगे पहला गुणे चौथा, चौथा तो है ये नहीं, इसमें 3 ही पद हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, तो इसको भिन्न बना लीजिए, 2/1 कर लीजिए, है ना। अब 4 पद हो गए, 1 2 3 4। जो भिन्न नहीं है पहले उसको भिन्न बना लीजिए। तो पहला गुणे चौथा 2×10 बटा बीच के पदों का गुणा 1, दूसरा गुणे तीसरा, 1 1 में 1 से भाग दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 दूनी 20। कितने दशांश होंगे, 20 दशांश होंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। मतलब दहाई के अंक में 2 जोड़ेंगे तब इकाई का अंक बनेगा। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। मतलब इकाई चला जाएगा दहाई की जगह, दहाई चला आएगा इकाई की जगह, ठीक है ना। तो संख्या कौन सी होगी, चलिए संख्या बतानी है। 35, 13, 24 डी सभी। बताइए कौन सी संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक दहाई से 2 ज़्यादा है। देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज़्यादा है, तो क्या 5 3 से 2 ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल सही है। क्या 3 1 से 2 ज़्यादा है, हाँ ये भी सही है। क्या 4 2 से 2 ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी दूसरा स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा 18 जोड़ दीजिए तो अंकों का स्थान बदल जाएगा। जोड़िए, 35 18 कितना होता है, 53। बिल्कुल बदल गया। देखिए 3 आ गया 5 की जगह और 5 आ गया 3 की जगह, 35 53। तो ये सही है। इसमें ज़रा 18 जोड़िए तो 13 18 कितना होता है, 31। ये भी तो बदल गया, 3 आ गया यहाँ 31 हो गया। 24 में 18 जोड़िए, 24 और 18 होता है 42। ये भी बदल गया, 4 चला गया 2, 2 चला गया 4 की जगह। तो कौन से ऑप्शन सही है, तो तीनों ही सही है। मतलब फिर किस पे टिक करेंगे, सभी पे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 में तीनों ऑप्शन सही थे, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, 24 9 7 x 1। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या है कह रहे हैं ये संख्या 9 से कट रही है। अच्छा, संख्या 9 से कट रही है, यक्स का मान बताइए। ऑप्शन इन्होंने दिया है 0, जो ऑप्शन दिए हैं उसी में बताना है। 0 2, सी कह रहे हैं 4, डी कह रहे हैं 6। तो यक्स का मान ज्ञात करिए कि ये संख्या 9 से कट जाए। अच्छा, आप जानते हैं अगर संख्या 9 से कट रही है तो अंकों का योग भी 9 से कटता है। संख्या 3 से कट रही है तो अंकों का योग भी 3 से कटता है। चलिए 9 से अंकों का योग काटते हैं। अंक पहले जोड़िए, 2 4 6, 6 9 15, 15 7 22, 22 1 23। तो अंकों का योग आया 23 धन x। x भी तो जोड़ा जाएगा। ये अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 23 में 0 जोड़िए, 23 ही रहेगा, 23 9 से नहीं कटेगा। 23 में 2 जोड़िए x की जगह, 23 2 25, नहीं 2 भी 25 भी 9 से नहीं कटेगा। 23 में 4 जोड़िए, 23 4 27, हाँ 27 9 से कट जाएगा। मतलब x की जगह क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। x की जगह क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो 23 4 27, 27 9 से कटेगा। तो x की वैल्यू क्या हुई, 4। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं यक्स और वाई प्राकृतिक अंक हैं। यक्स एंड वाई इज ए नेचुरल नंबर, इज टू नेचुरल नंबर। ये कौन से अंक हैं? प्राकृतिक अंक हैं, प्राकृतिक अंक हैं। यक्स और वाई प्राकृतिक अंक हैं तो यक्स वाई सदैव विभाजित होगा। एक्स वाई किससे विभाजित होगा? तो प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर किन्हीं दो अंकों को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो ये संख्या सदैव किससे विभाजित होती है? 101 से विभाजित होती है। तो सदैव किससे विभाजित होगी? 101 से। ऑप्शन है 11 से नहीं, 101 से, 1001 से, 7, 11, 13 से नहीं, किससे? 101 से। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो गया? बी सही हो गया। कोई भी संख्या अगर 2 अंकों की संख्या है उसको रिपीट कर दीजिए, उसको रिपीट कर दीजिए मतलब 4 अंकों की संख्या बना दीजिए तो वो सदैव 101 से विभाजित होती। इसी का और कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई अंक 6 बार लिखा जाए, कोई अंक 6 बार लिखा जाए तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से। ये सदैव किससे विभाजित होगी? 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से। अगर कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी जाए, जैसे एक्स वाई जेड, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? सदैव 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से सदैव विभाजित होगी। तो अब मैं आपसे पूछूं प्रश्न, मैंने कहा बताइए 2 2 2 2 2 2 किससे किससे विभाजित होगा? तो आपने कहा किसी अंक को अगर 6 बार लिखा जाए तो सर वो 7 से विभाजित होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी और 1001 से भी होगी। अच्छा मैं कहूँ 235 सदैव किससे विभाजित होगी? तो ये तो 3 अंकों को दोहरा कर लिखा गया, 3 अंक दोहरा कर लिखे जाएंगे तो 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से विभाजित होगी। ओके, याद रखिएगा। कोई 2 अंक रिपीट कराए जाएं, 4 अंकों की संख्या बनेगी, वो सदैव किससे विभाजित होगा? 101 से। कोई 3 अंकों को रिपीट कराया जाए या कोई 6 अंक लिखा जाए, एक ही अंक, तो वो 7, 11, 13 और 1001 से जरूर विभाजित होगा। ओके, तो ये भी कुछ बातें आपको नोट कर लेनी है, समझ लेनी है, याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 आपका प्रश्न था m एक प्राकृतिक संख्या है। m कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर m एक प्राकृतिक संख्या है तो 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 के नाना, तो m अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो m+1 क्या होगा? ऑप्शन ए तो सम होगा, विषम होगा, सी अभाज्य होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या होगा? अगर m एक प्राकृतिक संख्या है, सोच के बताइए, तो m गुणे m⁻1 क्या होगा? बताइए। सम होगा, विषम होगा, अब सम होगा। अच्छा सम होगा, वेरी गुड। प्यारे बच्चों m का मान कुछ भी ले लो, मान लो 2, तो ये 2⁻1 कितना होगा? 3। बताओ 2 तिहाई कितना आया? 6। आपने कहा नहीं m को हम 3 लेंगे, ले लो। 3⁻1 कितना? 4। 3 चौके कितना आया? 12। आपने कहा m को मैं 4 लूँगा, तो 4 गुणे 5 कितना आया? 20। किसी भी 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करिए तो सदैव सम संख्या आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया, सम संख्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा इंतज़ार कर रहा था बहुत देरी से, इंतज़ार की घड़ी इसकी ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ने ये कहा कि यदि ए और यहाँ ऐसे स्टार बना, सितारा बना, ए स्टार बी बराबर a² - b² धन ab। यदि a स्टार b बराबर a² - b² धन ab, तो 2 स्टार 3 बराबर क्या होगा? तो
है ना। ये बड़ा ही प्यारा प्रश्न है भैया। स्टार है, ए स्टार बी बराबर इतना, तो 2 स्टार बी बराबर कितना, तो ए की जगह 2 लिखेंगे और बी की जगह 3 लिखेंगे। तो ए स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 3, 3 का स्क्वायर, धन ए बी मतलब 2 गुणे 3, ए बी का मतलब ए गुणे बी ना, तो ए 2 है बी 3 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, धन 2 तिहाई 6, धन धन जुड़ेगा 6 4 10, 10 में 9 घटा, आया आंसर 1। कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 285, 285, तो 0.1 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर डॉट 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 0.99 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें ना ऊपर जो दिया गया है इसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। देखिए ये 285 लिखा गया, मान लीजिए है यक्स लिख दिया गया होता तो हमें इस फॉर्म में, इस रूप में इसको कन्वर्ट करना होता। इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सोचनी है, क्या कॉमन लूँ कि एक बन जाए। तो आप कहेंगे भैया जो चीज़ है जब तक पूरा कॉमन नहीं लेंगे तब तक एक बनेगा ही नहीं। जब कोई चीज़ पूरा कॉमन होता है तभी एक आता है। मतलब कॉमन क्या होगा? 0.11 का स्क्वायर पूरा कॉमन होगा। 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कॉमन हो जाएगा, तो 1, 11 दूनी 22, यहाँ 2 स्क्वायर भी आएगा, यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर, 11 9 99 डॉट 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 धन 9 का स्क्वायर आया। 0.11 का स्क्वायर क्या होगा? 0.11 गुणे 0.11, 11 ग्राम में 121, 2 अंक 4 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, 3 ही अंक है, 1 जीरो बढ़ा लीजिए दशमलव। तो 0.11 स्क्वायर का मतलब हुआ 0.0121 गुणे, इसका मान कितना है? इसका मान हमें पता है 285, 285, 285 का पहाड़ा पढ़िए, 285 का नम 285 हासिल कितना हुआ? 28, 285 दूनी 570, 570 598, 598 हासिल 59, 285 का नम 285, 285 में इसको जोड़िए, 9 5 14, 8 5 13 14, 2 1 3, जीरो हम में जीरो हो गया। कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 4 अंक पे, 1 2 3 4, 3.4485। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है जो दिया गया था 3.4485। पहला पद से ही हमें पता चल गया कि क्या कॉमन लेना है। जब कोई पद पूरा कॉमन होगा तभी एक बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, आप लोगों की इजाज़त हो तो पानी पी लें, इजाज़त नहीं भी देंगे तो क्या हम नहीं पिएंगे? पिएंगे। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है प्यारे बच्चों, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन डॉट डॉट धन 9 का क्यूब बराबर 2025। इसका वैल्यू दिया है 2025। देन फाइंड द वैल्यू, तो आपको फाइंड करना है 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस पॉइंट डॉट 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 0.99 का क्यूब का वैल्यू क्या होगा? बताइए इसमें कॉमन क्या होगा? जब पूरा कॉमन होगा तभी एक आएगा।
तो बताइए 0.11 का क्यूब कॉमन होगा, यहाँ आएगा 1 का क्यूब, यहाँ आएगा 2 का क्यूब, डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। 11 ग्राम में 121, ग्राम में 1331, लेकिन दशमलव लगेगा 6 अंक पे, क्योंकि 2 2 4 2 6 3 बार गुणा होगा, तो 2 जीरो लगाइए और दशमलव लगाइए, गुणे। इसका वैल्यू कितना है? 2025। 2025 का पहाड़ा तुरंत सुनाइए। 2025 एकन्नम 2025 हासिल हुआ 202। 2025 तिहैया 6075, 6075, 6075, इसमें जोड़िए 5 2 7, 7 2 6 हुआ। फिर 2025 तिहैया 6075, फिर जोड़िए इसमें 7 5 12 कटा, हासिल आया 7 2 9 1 10, 7 670 हुआ। 2025 एकन्नम 2025, 2025 जोड़िए 70 90 95 और 20 6 26, कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 2 2 4 2 6 अंक पे, 2 2 4 2 2 2 4 2 6 अंक पे। 2.695275, 2.695, 2.6 ये है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, देखिए ऑप्शन ए में दिया था 2.6952। हाँ, तो ये 4 अंक दिया है, लास्ट का छोड़ भी सकते हैं 1 2, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो गया। 2025 पहाड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। 100 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद थोड़ा सा माहौल बनेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो रात्र के 12 ही बजे हैं। बेदर्द ज़माना क्या जाने क्या चीज़ पढ़ाई होती है। हम रात को पढ़ाते हैं जब सारी दुनिया सोती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, 3600 का वैल्यू दिया है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। 3600 का वैल्यू है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, तो इसको मिटा दिया जाए। तो कह रहे हैं a की पावर b माइनस c का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जब तक a b c का मान आएगा नहीं तब तक a की पावर b माइनस c का मान ज्ञात नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इस 3600 का फैक्टर करना। चलिए 3600 का गुणनखंड कहीं करते हैं यहाँ पे। 2 एकन्नम 2 अट्ठे 16 0 0, 2 नवा 18 0 0, 2 चौके 8 पंचे 10 0, 2 दूनी 4 दूनी 4 पंचे 10। अब 5 से काटिए, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 पंचे 15। अब 5 से काटिए, 5 एकन्नम 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5। तो 3600 का बराबर क्या हुआ, 2 की घात कितना बनेगा 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात कितना बना 2, 3 2 बार है, और गुणे 5 का घात कितना बनेगा 2, 5 2 बार है, तो 5 की घात 2। देखो प्यारे बच्चों, आधार आधार बराबर तो घात भी क्या होगी बराबर, a बराबर आया 4, आधार आधार बराबर तो घात भी क्या होगी बराबर, तो b बराबर आया 2, आधार आधार बराबर तो घात भी क्या होगी बराबर, c बराबर भी आया 2। a b c का वैल्यू घातांकों की तुलना करके हमने निकाल लिया। a की पावर b, a की पावर b बताइए, a का मान कितना आया 4, b का मान कितना आया 2, माइनस c का मान कितना आया 2, c का मान आया 2। तो 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 में 2 घटाइए कितना आया 14। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें आपका a ऑप्शन सही हो गया 14। देख लीजिए, सबसे पहले 3600 का गुणनखंड करेंगे, इतना आया,
तुलना करिए, आधार आधार बराबर है, घात a बराबर 4, b बराबर 2, c बराबर 2, ए बी सी का वैल्यू आया। a की घात b 4 की घात 2 माइनस c माइनस 2, 4 चौके 16 में 2 घटाइए 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहे थे 9/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 49/81 की पावर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 7/9 की पावर 9 है। तो x बराबर क्या होगा? ऑप्शन था 6, 12, 9, 8। अच्छा, मैंने बोला 12, 6, 12, 9, 8, ये 4 ऑप्शन थे 33 के। देखिए इसको कैसे हल करेंगे? हमें घातांकों की जब तुलना करनी होती है, या तो पावर बराबर होनी चाहिए या तो आधार बराबर होना चाहिए। एक बराबर होगा तो ही दूसरा बराबर होता है। यहाँ 7/9 है, ये भी 7/9 में बदला जा सकता है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है 49, ये 9 का स्क्वायर है 81, ये है 9/7। इसको कैसे 7/9 में बदला जाए? तो प्यारे बच्चों, अगर कभी भी a/b की घात कुछ भी हो, मान लीजिए हमने लिखा 10, इसको हमें लिखना है b/a, किसी कारणवश लिखना है b/a। तो जब अंश को हर और हर को अंश बनाते हैं तो इसकी घात का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ भी चिन्ह बदल देंगे हम। 7/9 इसको बनाना है, 7/9 बनाना है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि 7/9 बन जाएगा तो सब 7/9 बन जाएंगे और सारे आधार एक जैसे दिखने लगेंगे और हम घातांकों की तुलना कर लेंगे। तो 7/9 जब लिखेंगे तो ये +3 क्या हो जाएगा? -3। इसको भी 7/9 ही लिखते हैं, 7/9। तो क्या लिखना पड़ेगा? होल स्क्वायर। क्यों? 7 का स्क्वायर करेंगे तब 49 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। मैंने लिखा होल स्क्वायर, लेकिन जब होल स्क्वायर लिखा मैंने तो घात में पहले से ही कुछ घातें थी, उसमें क्या हो जाएगा? गुणा। जब इसकी घात में 2 लिखूंगा तो जो घात है उसमें गुणा हो जाएगा, बराबर 7/9 की घात कितना आया? 9। अब देखो प्यारे बच्चों, जब आधार बराबर हों तो गुणा करने पर उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब आधार बराबर हों तो गुणा करने पर उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जोड़िए -3 किसको जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे। इसका गुणा करके तब लिखिए यहाँ 2 दूनी 4x। अच्छा 4x होगा, 2 दूनी 4x होता है, 4x नहीं होता भैया। 2 दूनी 4x माइनस 2 छक्का 12, 2 दूनी 4x और 2 छक्का 12 बराबर 7/9। 7/9 की घाते 9। अब अच्छा 9, तो यहाँ 7/9 है और यहाँ 7/9 है, दोनों तरफ के आधार हो गए बराबर। जब दोनों तरफ के आधार बराबर हैं तो इनकी घातें भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो इधर देखिए घात क्या है? -3 और -12 जुड़ जाएंगे ना तो 4x - 15 हो जाएंगे। ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों चोर हैं तो 15 चोर हो गए, 12 और 3 15 चोर हो गए, बराबर क्या है? इधर घात 9 है। 7/9 आधार थे बराबर, घातें भी हो जाएंगी बराबर।
4x माइनस 15 है बराबर 9। 4x बराबर 9, ऋण 15 उधर जाएगा तो धन 15, 15 9 कितना हो गया 24। 4x बराबर 24, तो 4 से इधर गुणा इधर हो जाएगा भाग, तो x बराबर कितना आया 6। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन सही है, x का वैल्यू 6 होगा। x का वैल्यू आया 6। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। इसको एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 2 की पावर x माइनस 1 धन 28 हो तो x का मान होगा। x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए ऐसे प्रश्नों को, जैसे देखिए आप समझ रहे हैं कि 2 की पावर x प्लस 2, 2 की पावर x माइनस 1, इसको शार्ट आउट करना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम उन चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे जो सिलेबस में नहीं है, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे, मतलब ऑप्शन से प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों x का मान हम 1 मान के पहले चलेंगे। चलिए x का मान 1 रखिए, तो 2 की घात 2 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर 2 की घात 1 में 1 घटाइए कितना हो जाएगा 0 धन कितना 28। 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, 2 की घात 0 का मान 1 धन 28। 28 1 29, क्या 8 29 के बराबर होता है? नहीं, मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। x का मान 3 रखिए, तो 2 की घात 3 और 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 5 बराबर 2 की घात 3 में 1 घटाइए कितना हो जाएगा 2 धन 28। 2 का 5 बार गुणा करते हैं तो 32 आता है, 2 का 2 बार गुणा करते हैं 4 आता है धन 28। 28 4 कितना होता है 32। हाँ, ये 32 बराबर 32 सही बात है, ये सही बात है। तो बी बराबर बी में 3 है, x का मान कितना होगा 3 होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑप्शन से सवाल को हल करना। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं कि निम्न में सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, 2 की घाते 1/2, 3 की घाते 1/3, 5 की घाते 1/6 और 6 की घाते 1/12। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। कैसे बताया जाए, कैसे बताया जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखने में जो बड़ा लगे, ऐसे नहीं। देखिए जब ऐसी सवालें हों, पावर में ऐसा भिन्न लिखा हो, तो इनका एक ही तरीका सबसे अच्छा है। एक ही तरीका मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, बाकी कई तरीके हैं। ये जो हर है ना, ये जो हर है इसी का एलसीएम ले लीजिए। किसका? घात में जो हर है उसका एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम लीजिए, 2, 3, 6 और 12 का लघुत्तम 12 होगा। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं में एलसीएम से गुणा कर देंगे, सब में 12 का गुणा कर दीजिए। 12 का गुणा करिए, 12 से 12 कटा, 6 दूनी 12 कटा, 3 चौके 12 कटा, 2 छंग 12 कटा, 2 की घात 6 आई, 6 कन्नम 6, 2 की घात 6 का मतलब 64, 3 की घात 4 का मतलब 81, 5 की घात 2 का मतलब 25, 6 की घात 1 का मतलब 6। जो संख्या बड़ी होगी वही वैल्यू बड़ी होगी जहाँ से आई है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 81। 81 कहाँ से आया, 3 की घात 1/3 से आया। तो सबसे बड़ी संख्या 3 की घात 1/3। आपका ऑप्शन बी सही है, 3 की घात 1/3। फिर से एक बार समझिए, ये जो घात में हर है, इस हर का लघुत्तम लीजिए, 2, 3, 6 और 12 का लघुत्तम लीजिए, 12 आया। 12 से सभी घात में गुणा कर दीजिए, तो वैल्यू 2 छंग 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 12 एकन्नम 12। 2 की घात 6 का मान 64, 3 की घात 4 का मान 81, 5 की घात 2 का मान 25, 6 की घात 1 का मान 6। सबसे बड़ी संख्या 81 कहाँ से आया, 3 की घात 1/3 से। तो यही आपका सही हो गया, सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 ने ये कहा, 256 की घात 0.16 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0.18। इसका मान होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 64। ये 4 ऑप्शन थे, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ये जो 256 है ना, ये इस 16 का वर्ग है। 16 16 में 256। तो मैं इस 256 को क्या लिख सकता हूँ, 16 का घात 2, 16 की घात 2 और ऊपर है 0.16 गुणे 16 की घात 0.18। जब किसी घात की होल घात हो तो घात घात में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 16 की घात 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32.32 धन 16 की घात 0.18, सॉरी गुणा है। और जब आधार बराबर हों तो गुणा करने पर उनकी घातें